हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी सीटेट की पेपर टू की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, इसका आज डे 5 है। इससे पहले मैं 4 डेज आपको करा चुकी हूँ और उन सभी में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसी के साथ साथ मैंने आपको पीवाईक्यूज भी कराए हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं और आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम जुलाई वाले भी डिस्कस कर रहे हैं। जुलाई 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी टॉपिक मैं आपको साथ ही साथ करा रही हूँ। तो अगर आप दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल साइंस की, और अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है, तो अभी भी आप ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ देख सकते हैं, तो भी आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो इस सीरीज़ को ज़रूर से देखें अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट के लिए। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक सबसे पहले है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है, विटीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है और हॉर्टिकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक्स, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर को आप क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर को आप फार्मिंग भी कहते हैं, जिसमें आपका सॉइल हो गया या आपका क्रॉप्स हो गया या ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ये सारे पॉइंट्स को कल्चर के साथ प्लस कर देते हैं तो आपका बन जाता है ये सारे पॉइंट्स। इसमें दूसरा आपका आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है आपका, सेरी से आप एक हिंट ले सकते हैं आपका, जैसे कि हो गया सेरी मीन्स हो गया आपका सिल्क। ये सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है। इट में सप्लीमेंट्स द इनकम ऑफ द फार्मर, मतलब ये क्या है, कमर्शियल है एक तरीके से सिल्क वॉर्म का। तो ये सेरीकल्चर आपका सिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर की अगर आप बात करते हैं तो ये होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश। फिश की जितनी भी प्रजातियां होती हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, जो कि आपके टैंक हो गए या पॉन्ड्स हो गए, इन सब में जो मिलती है जितनी भी की आपकी प्रजातियां होती हैं मछलियों की, वो आपका रिलेटेड होता है पिसीकल्चर से। नेक्स्ट आपका आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स, अंगूर की जो खेती होती है, वो आपका विटीकल्चर में आता है। आपका जो इसमें लास्ट आता है वो है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, किस चीज़ के लिए? आपके कमर्शियल यूज़ के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो वो आप हॉर्टिकल्चर में आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपके सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि एग्रीकल्चर तो मेनली सबको पता ही होता है। सेरीकल्चर आप सिल्क से याद कर सकते हैं, पिसी आप फिश से याद कर सकते हैं, विटी हो गया आपका ग्रेप्स, और हॉर्टिकल्चर आपका हो जाता है आपका कमर्शियल यूज़ के लिए, जो आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स को जो आप उगाते हैं। ठीक है? अब इसका क्वेश्चन आपका किस तरीके से आता है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। जैसे कि द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज। तो इसको आप किस तरीके से जानते हैं? ब्रीडिंग ऑफ फिश, जैसे कि अभी हमने देखा था, ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड, वो आपका किस में आता है? वो आपका आता है पिसीकल्चर में। इस तरीके से आपको ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, फिर इसमें आप तो वो आपका हॉर्टिकल्चर में आएगा। अगर हम कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज कर देते हैं तो वो आपका विटीकल्चर हो जाएगा, और अगर हम सिल्क वॉर्म का कर देते हैं तो वो आपका सेरीकल्चर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक सा है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पता है और बाई चांस आपका क्वेश्चन आ गया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन वहीं आपको पता नहीं है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो हाँ, वहीं आप आइडिया लगाते रहेंगे और क्वेश्चन गया और 2 नंबर आपके गए। ये वाली चीज़ है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब अगर हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है आपका सॉइल से रिलेटेड। ये नया टॉपिक है और इस बार इससे क्वेश्चन भी आया है जुलाई में, इसलिए ये टॉपिक को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये क्या चीज़ है? सॉइल इरोशन एंड डिप्लीटेशन आर द मेजर थ्रेट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। जिस तरीके से मिट्टी की उर्वरकता या मिट्टी का जो एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स वो खत्म हो रहे हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। जो कि फैक्टर्स हैं, जो कि सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन,
ये किस तरीके से होता है? जिस तरीके से जंगल का कटाव हो रहा है या ओवर ग्रेजिंग हो रही है या ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो जो सॉइल की एक कहते हैं ना कि क्वालिटी होती है, वो कम हो रही है और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या रेन वॉश हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, बाढ़ हो गई, ये सारे उसके फैक्टर्स हैं आपकी सॉइल के डिग्रेडेशन की। सॉइल डिग्रेडेशन एक तरीके से सॉइल की क्वालिटी जो उसकी उर्वरकता है वो कम हो रही है। इसमें जो पॉइंट आता है सबसे पहले वो आपका आता है मल्चकिन। मल्चकिन आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एक तरीके का। ये कि आप किस तरीके से सॉइल के डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इस तरीके से जो ऑर्गेनिक प्लांट होते हैं उसके चारों तरफ ये लगाया रहता है जिससे कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो एज इट इज रहे। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, मतलब सॉइल के मॉइस्चर को एज इट इज बनाए रखने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। ये आपकी होती है मल्चकिन। ये अगर टॉपिक्स आपने एक बार पढ़ लिए ना, तो अगर आपने कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, ये मेरा पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे या तो फिर आप तुक्का ही लगाएँगे और उसमें आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है आंसर। अब जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, वो आपका आता है कंटूर बैरियर्स। ये क्या होता है? ये होता है ये वाला, कंटूर फार्मिंग। इस इमेज में आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से है। स्टोन्स हो गए, ग्रास हो गए, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर। ब्रांचिंग्स आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ये इस तरीके से वाटर को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये इस तरीके से गैप बनाया जाता है कि वाटर यहीं का यहीं रुक जाए। ये आपकी होती है कॉन्टोर बैरियर। उसके बाद आता है आपका रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है? रॉक डैम, रॉक्स आर फिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। अब जैसे कि एक जगह तो है कि डायरेक्ट सीधा पानी बह जा रहा है, बह जा रहा है, वहीं दूसरी जगह अगर इतने स्पेस पे यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, तो पानी क्या होगा, उसकी जो स्पीड हो गई वो स्लो हो जाएगी। यहाँ से टकराएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, धीरे 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 करके रिसता हुआ आगे निकलेगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये आपका रॉक डैम होता है और ये जो सॉइल लॉस है उसको भी ये प्रिवेंट करता है, उसको भी ये बचाता है। अब जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट इसमें आपका आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स एंड टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अब सपोज यहाँ इस तरीके, ये इमेज ये है टेरेस फार्मिंग की। एक तरीके से यहाँ पर ये एक माउंटेन है और इस पे यहाँ पे एक तरीके से ये टेरेस पे ये स्लैब बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर खेती करी जाती है। इससे क्या होता है? ये स्टेप्स होते हैं टेरेस पे जो कि आपकी सरफेस होते हैं, जो सॉइल इरोशन आपका होता है उसको रिड्यूस करते हैं, जो कि आपकी मिट्टी वेस्ट होती है या उसकी इक्वालिटी जो कम हो रही होती है उसको ये काफ़ी बचाने में हेल्प करते हैं। तो आप इमेज को देख के समझ सकते हैं कि ये होती है आपकी टेरेस फार्मिंग। अब आपका आ जाता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। ये डिफरेंट टाइप की है और ये इस तरीके से क्रॉप जो है वो एक रो में जब उगाई जाती हैं, थोड़ा आप गैप में कि एक रो में ये सब चल रही है, ये आपकी इंटरक्रॉपिंग में आती है। ठीक है, और ये भी मिट्टी को बचाती ही है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कंटूर प्लगिंग। अब कंटूर प्लगिंग आपका हो गया ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर टू ऑफ अ हिल स्लोप टू फ्रॉम अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन इन स्लोप। मतलब ये इस तरीके से होती है कि जो वाटर का एकदम फ्लो आता है वो इसको ये उसको कम कर देती है। अब नेक्स्ट इसमें आपका आता है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स आपकी हो गई ये, आपने मेनली ये माउंटेन्स पर देखा होगा, एक लाइन में इतने बड़े बड़े इस तरीके से ट्री होते हैं। ये क्या काम करते हैं? कोस्टल एंड ड्राई रीजन में रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। ये विंड, हवा का जो मूवमेंट होता है उसको चेक करने के लिए इस तरीके से प्लांटिंग करी जाती है और ये सॉइल कवर को भी प्रोटेक्ट करता है। तो आपने ये अच्छी तरीके से फार्मिंग समझ लिया। एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कि अब जो आपका दिसंबर में एग्जाम हो रहा है वो उसमें भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। कि चूज द मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोशन एंड डिप्लीटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कौन सा एक मिट्टी को बचाव के लिए कौन सा इसमें आता है। ठीक है, अब मल्चकिन हो गया, आपने अभी देखा आता है, टेरेस फार्मिंग भी आपका हो गया, इंटरक्रॉपिंग भी हो गया, ये भी आता है। जो ओवर गेजिंग होता है, ओवर गेजिंग तो एक तरीके से रीजन है
और यहाँ पे क्या पूछा है, डिप्लीटेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन-कौन सी आप चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके उसका बचाव कर सकते हैं। तो ओवर गेजिंग इसमें नहीं आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बी है, ये भी हो गया आपका और ये भी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी और डी। क्या आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? तो ये 2 टॉपिक हैं यहाँ जो हमने करे हैं, और अब ये दोनों भी आप अगर एक बार समझ लेते हैं, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, और 1-1 नंबर की अहमियत वही समझ सकता है, जिसका 1 नंबर से एग्ज़ाम रहता है। तो अगर आपने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं करी है, तो आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ देख सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स भी हैं, क्वेश्चन्स भी हैं पीवाईक्यू, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है और आप एसएसटी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी करें। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को